हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इससे पहले हम लोग जो वेक्टर्स हैं उसके ऊपर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड के बारे में बात कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल पीबीआर के बारे में बात कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल पग के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं फेज M13 वेक्टर्स के बारे में, या इसको एक्चुअली M13 वेक्टर्स भी बोलते हैं। अब ये M13 वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको देखने के बाद वेक्टर्स से रिलेटेड जरूर बेहतर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये फेज M13 वेक्टर क्या होते हैं। अब जैसे कि आपको जानकारी होगी कि इससे पहले जितने भी वेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है उसमें से कोई भी वेक्टर वायरस से रिलेटेड नहीं था। ज्यादातर वेक्टर्स जो थे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। आज का जो वेक्टर है उसका जीनोम वायरस का होगा, यानी कि हम इसको बैक्टीरियोफेज से ऑब्टेन करते हैं। ये जो वेक्टर है ये बैक्टीरियोफेज से बना हुआ वेक्टर है, यानी कि इसके अंदर जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होगा वो बेसिकली फेज से आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन्ड डीएनए स्पेशली सूटेड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। एक चीज समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो फेज होता है ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है जी? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब जैसे कि यहाँ पे ये डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म का होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म का होगा। अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ही आप अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा ये वेक्टर का या फेज का डीएनए है और इसमें मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंसर्ट करना चाहूं तो सपोज करिए कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया और ये वापस से हो गया आपका वेक्टर का जीन ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया जी? ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया और ये वेक्टर का है और ये भी वेक्टर का है। तो क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन्ड डीएनए। अब क्लोन डीएनए का मतलब क्या हो गया? जिस डीएनए को आपने क्लोन करवाया है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने इंसर्ट करवाया है अपने वेक्टर के अंदर, उसको बोल रहे हैं क्लोन डीएनए। इसी का आप कंटिन्यूअस एम्प्लीफिकेशन करवाते चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली जितने फेजेस हैं, जितने बैक्टीरियोफेजेस हैं जिसके अंदर आपका डीएनए इंसर्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होगा, क्योंकि फेज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ क्लोन्ड डीएनए। आपका क्लोन डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होगा। बाकी वेक्टर्स के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्पेशली सूटेड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। अब ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा बहुत डीएनए सीक्वेंसिंग का आइडिया है तो आपको ये बात पता होगी कि सीक्वेंसर के अंदर जब भी सीक्वेंसिंग हो रही होती है तो सीक्वेंसिंग हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कराते हैं। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में है, उसके बाद वो सिंगल स्ट्रैंड में टूटता है और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है। अब यहाँ पर भी यही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, तो इसीलिए डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। आपको एक बात की जानकारी होगी कि कई बार हम डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर्स के अंदर कॉलोनीज बनाई जाती है और उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग कराई जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा जिसको हम कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन हो सकता है, ताकि आप सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग आप करा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 6.4 kb जीनोम। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो इसका साइज होता है वो लगभग 6.4 kb के आसपास का होता है। और ये कहाँ से डिराइव्ड है? आपको जानकारी होगी कि ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाले बैक्टीरियोफेज से ऑब्टेन होता है। इस बैक्टीरियोफेज का नाम है M13 या इसको F1 बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। तो जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है M13 या F1, और इसका जो साइज होता है लगभग 6.4 kb के आसपास का होता है, उससे ये बनाया जाता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस। तो ये बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फेज जो ये है इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए जीनोम पाया जाता है। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसका जो जीनोम होगा वो किस तरीके का होगा जी, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए जीनोम है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड इसका एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई लीनियर। तो दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हो गई। अक्सर जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में वायरसेस के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछा जा वेक्टर्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि ये फलाना वेक्टर जो है इसका जीनोम किस तरीके का होगा। इस तरीके की बातें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड तो है वेक्टर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स टू डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट इन द होस्ट। अब क्योंकि ये फेज है, क्योंकि ये एक वायरस है, अब ऑब्वियसली वायरस जो है वो इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता, यानी कि किसी होस्ट के अंदर ही सरवाइव करेगा, होस्ट के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो जैसे ही ये वायरस या ये फेज आपका जो डीएनए उसने लिया हुआ है अपने अंदर और ये वायरस जाकर के इन्फेक्ट करता है किसी ई कोलाई को, किसी बैक्टीरिया को, तो क्या होता है होस्ट के अंदर जाने के साथ ही ये क्या कर देता है, अपने सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म था ये, लेकिन अब क्या हुआ, ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जा रहा है। रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट इसको हम बोल रहे हैं, और ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर देखा जाएगा। ये पॉइंट भी याद करने वाला है। यानी कि अगर आप सिर्फ सेपरेट फेज को देखेंगे तो वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर आप होस्ट के अंदर देखेंगे यानी कि किसी बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे तो आपको वहां पे जो डीएनए मिल रहा होगा वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिल रहा होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर के फॉर्म में, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा और एक इंटरमीडिएट बना लेगा। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसका जो जीनोम है। अब इसके जीनोम में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। ये देखिए, ये जीनोम ऑफ M13 फेज है। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसके अलावा डीएनए एंडोन्यूक्लियस के लिए यहाँ पे जीन है फॉर डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म। जब डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म बन रहा होगा, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म बन गया है, ये तो रहता ही रहता है, इससे क्या बन जाता है, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म तो रहता ही रहता है, इससे हमारा क्या बन जाता है, इससे मेरा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म बन जाता है। अब इसको बनाने के लिए एंडोन्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ती है, तो ये एंडोन्यूक्लियस यहां से यूज होता है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल स्ट्रैंडेड सर्किल। अब रेप्लिकेशन करवाने के लिए जीन की जरूरत है, तो वो यहाँ पे है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए जीन्स हैं। कैप्सिड प्रोटीन, अब आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है अक्सर उसका जो डीएनए है वो सराउंडेड होता है कैप्सिड से। अब कैप्सिड किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोटीन की एक लेयर है। इसको बनाने वाले जो सब यूनिट्स होते हैं उनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। तो कैप्सिड प्रोटीन्स के लिए ये पूरा है। अब ये देख सकते हैं 1, 6, 3 इस तरीके से पूरे जो नंबरिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। द जीनोम इनकोड्स 11 प्रोटीन्स, जीन आर ग्रुप्ड बाय फंक्शंस, यानी कि यहाँ जो टोटल जो M13 जीनोम है वो कुल मिला करके 11 अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है, और जीन्स जो है वो अलग अलग फंक्शन के लिए ग्रुपिंग की गई है, जैसे कि फेज डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए सिंथेसिस के लिए जीन नंबर 2, जीन नंबर 5 और जीन नंबर 10 रिस्पॉन्सिबल है। देख भी सकते हैं यहाँ पे 10वां, ठीक है ना, जीन नंबर 2, 5 और 10 यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ये बात पता चल गई होगी। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। इसके बाद देखते हैं कैप्सिड स्ट्रक्चर्स के लिए, कैप्सिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जीन नंबर 3, 6, 7, 8 एंड 9 रिस्पॉन्सिबल हैं, और असेंबली के लिए 1, 4 और 11 रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 4 और 11 जो है वो असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि जीन का नंबर कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये जो इमेज है वो अटैच कर रखी है यहाँ पे। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो M13 जो वेक्टर है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस तरीके का नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ M13 फेज। तो M13 फेज का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली फिलामेंटस टाइप का होता है। तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है और ये इसकी प्रॉपर इमेज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली इसका अटैचमेंट साइट है और ये बेसिकली फ्री साइट है। तो इसको बोलते हैं फ्री, इस वाले को बोलते हैं फ्री साइट। ये है आपका फ्री,
और ये अटैचमेंट साइट है। इसी के जरिए जो आपका वायरस है वो अटैच होता है, किससे? बैक्टीरिया से अटैच होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं आप देख सकते हैं। G3P प्रोटीन यहाँ पाया जा रहा है और G6P प्रोटीन यहाँ पाया जा रहा है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी पे G8P प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। G8P प्रोटीन्स पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, अटैचमेंट साइट पे G3P, G6P, और इसके अलावा जो इसका टेल या फ्री रीजन, जो है इसको फ्री रीजन बोलना चाहिए, इसका फ्री रीजन है वहाँ पे G7P और G9P पाए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ नाम है प्रोटीन्स के, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये इमेज भी अटैच करके दिखा दी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। इट ओनली इन्फेक्ट्स F+ एंड F' सेल्स। ये किस चीज को इन्फेक्ट करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे बेसिकली ये F+ और F' को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे, अगर हम कॉन्जुगेशन वगैरह के बारे में, जहां पे हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में समझाए हैं, तो वहां पे अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि मैं इस F+ और F' का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर F प्लाज्मिड पाया जा रहा है। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये F प्लाज्मिड पाया जा रहा है, तो हम लोग इसको F+ बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसको हम F+ बोलेंगे। और कई बार क्या होता है F' का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए यही इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये तो प्लाज्मिड है, दिस इज अ प्लाज्मिड, और ये जो होगा वो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, ये क्रोमोसोम है। भाई ये बात तो हम सबको पता है कि प्लाज्मिड जो है वो जरूरी नहीं है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, लेकिन क्रोमोसोमल मटेरियल जरूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तो हर बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम होगा, ये बात तो पक्की है। प्लाज्मिड होगा कि नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो जब प्लाज्मिड पाया जाता है F प्लाज्मिड, तो उसको हम लोग F+ बोलते हैं। अगर प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, यानी कि F प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, तो हम लोग उसको F- बोल सकते हैं। F' क्या होता है? F' का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये मेरा क्रोमोसोम था, है ना, क्रोमोसोमल मटेरियल था। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं बना रहा हूं, मैं आपकी समझने के लिए बस यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बना रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसके साथ ही आपका जो प्लाज्मिड मटेरियल था वो जाकर के अटैच हो जाता है इस तरीके से। तो ये F यहाँ पे अटैच हो गया, F प्लाज्मिड यहाँ पे अटैच है, और ये क्रोमोसोमल मटेरियल था। ठीक है, इस तरीके से जब चल रहा है तो चल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं HFR। इस वर्जन को आप HFR बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज HFR। लेकिन कई बार क्या होगा, अब ये F प्लाज्मिड जो है वहां से डिटैच होता है। क्या होगा? ये F प्लाज्मिड यहां से इस जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उससे डिटैच होगा या उससे सेपरेट आउट होगा। अब अगर सेपरेट आउट होते समय उतना क्लीनली सेपरेट नहीं हुआ, दैट मींस इस F प्लाज्मिड के पास यहां से आए हुए कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी आ गए, यानी कि क्रोमोसोमल जीन्स भी मान लीजिए आ गए। यहाँ पे सपोज करिए ये क्रोमोसोमल जीन A था, यहाँ पे सपोज करिए क्रोमोसोमल जीन B था। अब F प्लाज्मिड यहाँ से हटा है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको सिखाता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कि ये F प्लाज्मिड यहाँ से रिमूव हुआ, तो इस F प्लाज्मिड पे थोड़े बहुत क्रोमोसोमल जीन्स भी आ जाएं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला रीजन जो है वो A जीन है, ये वाला जीन जो है वो B जीन है, कुछ इस तरीके के क्रोमोसोमल जीन्स भी आ जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल क्लीन रिमूवल नहीं हो पाया, तो इसको हम लोग F' बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज F'। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, F' या F+ प्लाज्मिड्स को ही, F' या F+ बैक्टीरियल सेल्स को ही ये इन्फेक्ट करता है। M13 फेज इन्हीं दोनों टाइप के सेल्स को इन्फेक्ट करता है, चाहे वो F+ होगा या F' होगा, इन्हीं दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, F. pili इज यूज्ड टू इंजेक्ट द 6407 न्यूक्लियोटाइड जीनोम। अब इसका मतलब क्या हो गया? F. pili, पिलाई क्या मतलब होता है? जो पाइलस होता है जिससे अटैचमेंट करवाते हैं, तो ये F पाइलस जो होता है इसकी मदद से 6407 न्यूक्लियोटाइड का जो जीनोम है, किसका? इसी M13 फेज का ये जो जीनोम है वो F पाइलस के थ्रू ट्रांसफर करवा दिया जाता है, किसके अंदर? आपके बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। F पाइलस के थ्रू अटैचमेंट होता है वायरस का, और इसी F पाइलस के जरिए क्या हो जाएगा? आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, किसका?
जो जीनोम है किसका, वायरस का 6407 न्यूक्लियोटाइड का जीनोम है और ये ट्रांसफर करवा दिया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ M13 जीनोम रेप्लिकेट्स बाय रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब तक फेज के अंदर है यानी कि होस्ट इन्फेक्टेड नहीं है तब तक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेगा जीनोम। जैसे ही होस्ट को इन्फेक्ट किया तुरंत डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये रेप्लिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। रेप्लिकेशन जो है वो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। ज्यादातर प्लाज्मिड्स के अंदर रेप्लिकेशन जो है वो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के जरिए ही होता है। यहाँ पर भी इस वेक्टर का भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म के जरिए होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, एक थीटा रेप्लिकेशन होता है और एक रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन होता है। उम्मीद है आपको दोनों के बारे में क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ईच इन्फेक्टेड ई कोलाई हैज 100 कॉपीज ऑफ M13 जीनोम। दैट मीन्स एक बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है कि लगभग 100 कॉपीज पाई जा सकती हैं किसी M13 जीनोम की। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि जब पूरा मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा यानी कि M13 मल्टीप्लाई करने लगेगा तो देखा जाता है 1000 न्यू फेज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड पर जनरेशन। हर जनरेशन में लगभग 1000 न्यू फेज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लोड होगा उस ई कोलाई सेल के अंदर इन फेज पार्टिकल्स का, ये बताने की कोशिश की। नेक्स्ट बात करते हैं, फेज M13 डज नॉट लाइज द इन्फेक्टेड होस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे जो ऐसे वेक्टर्स, कई सारे ऐसे फेज पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो लाइटिक साइकिल फॉलो करते हैं। लाइटिक साइकिल मतलब इन्फेक्शन कॉज करेंगे बैक्टीरिया के अंदर और उसके बाद उसको किल करवा देंगे, यानी कि अपना काम उससे निकलवाया, अपना मल्टीप्लिकेशन करवाया और फिर फाइनली जब पूरी तरीके से सब चीजें हो गई तो उसके बाद लाइसिस करवा दी किसकी, बैक्टीरियल सेल की। बट यहाँ पे लाइसिस नहीं होती है। यहाँ चीज लिखी गई है, फेज M13 डज नॉट लाइसिस नहीं होती, डज नॉट लाइज द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स बट फॉर्म्स टर्बिड प्लैक्स ड्यू टू ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ दीज सेल्स। अब होगा क्या, जो ई कोलाई है वो एक तरीके से प्लैक बना लेगा। इसमें क्या हो रहा है, पूरी तरीके से लाइसिस नहीं, ई कोलाई की लाइसिस नहीं हुई है बट ग्रोथ इतनी ज्यादा रिटार्ड हो गई है कि थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का उसका स्ट्रक्चर लगने लगेगा। उसको हम लोग यहाँ पे प्लैक बोल रहे हैं। लाइसिस अगेन नहीं हुई है क्योंकि इतना जबरदस्त लोड है। अब 1000 नए जनरेशन M13 के हर जनरेशन में पैदा होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो काफी रिटार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लैक जैसा नजर आता है और प्रॉपर कॉलोनीज या प्रॉपर ग्रोथ नहीं नजर आती। ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम फॉर प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। अब डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम जो है वो आपके बैक्टीरिया के अंदर चला गया है और फॉर प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। अब क्या हो गया, अब जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर गया है वो मल्टीप्लाई करने लगा है, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनकर के तैयार हो गया है। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा है। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म जो है वो अब यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म जो है वो हमेशा आपके जो बैक्टीरिया है उसके अंदर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म देखना है तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज ऑफ DNA इंसर्ट्स वेक्टर्स इन द मीडिया। कहने का यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को आइसोलेट करना चाहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आपको बैक्टीरिया के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम को देखना चाहते हैं तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ M13 जीनोम का पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी ऑफ द DNA इंसर्ट। अगर मान लीजिए आपको DNA इंसर्ट जो भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाया था उस वेक्टर के अंदर उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो वापस चाहिए, तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में चाहिए, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को आइसोलेट करने के लिए आप सीधे फेज को ढूंढिए। अब मीडिया के अंदर जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे जो भी फेजेस आपने यूज किए होंगे ट्रांसडक्शन करवाने के लिए, बैक्टीरियोफेजेस यूज किए होंगे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाने के लिए, उसमें बहुत सारे फेजेस ने इन्फेक्शन कॉज किया होगा, यानी कि वो होस्ट के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फेजेस होंगे जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाए होंगे, वो स्टिल मीडिया में ही मौजूद होंगे
और अगर आपको डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड इंसर्ट चाहिए तो आपको मीडिया के अंदर देखना पड़ेगा और वहां पे फेज को आइसोलेट करिए और वहां से आप डीएनए इंसर्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल स्ट्रैंडेड रिकॉम्बिनेंट फॉर्म चाहिए तो आप होस्ट डीएनए के होस्ट सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप सिंगल स्ट्रैंडेड M13 डीएनए को आइसोलेट करवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। देखिए ये कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स है। अगर हम देखें तो ये इन्फेक्टेड सेल्स यहाँ पे हैं और कौन से इन्फेक्टेड सेल्स? बैक्टीरियल सेल्स होंगे जो कि इन्फेक्टेड होंगे। बैक्टीरियल सेल्स होंगे जो इन्फेक्टेड होंगे, किसके द्वारा? फेज के द्वारा। अब ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसे तमाम भी फेजेस होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि खाली मौजूद होंगे। देखिए M13 फेज सस्पेंशन है यहाँ की, ये क्या है? ये M13 फेजेस हैं और यहाँ पे पैलेटेड सेल्स हैं, यानी कि जो सेल्स होंगे, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो उनको यहाँ पे पैलेट आउट करवा लिया गया। जो बैक्टीरियल सेल्स थे उनको पैलेट आउट करवा लिया गया है। जो खाली बैक्टीरियोफेजेस थे वो यहाँ पे मौजूद हैं, ऊपर खाली बैक्टीरियोफेजेस मौजूद हैं या ये होस्ट सेल के अंदर नहीं गए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब क्या हो गया? ये प्रेसिपिटेटेड M13 फेज था, इसको हमने यहाँ से निकाल करके अलग कर लिया। अब क्या करना है? इसको देख सकते हैं, ये M13 डीएनए अब यहाँ से हमने ये देखिए सेंट्रीफ्यूज टू रिमूव द सेल्स, यहाँ से रिमूवल हो गया सेल्स का। अब ऐड पीईजी टू द फेज सस्पेंशन। अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आपने इस वाले सस्पेंशन में डाल दिया, इससे क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट रीसस्पेंडेड फेज टू फेज इन द बफर। अब उसके बाद फिनॉल वगैरह को आपने ऐड किया ताकि जो कैप्सिड होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब कैप्सिड रिमूव हो गया तो अब प्रोटीन यहाँ पे है, M13 डीएनए ऊपर वाले फेज में है क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म वाला फेज होगा और ये फिनॉल नीचे वाला फेज है। अब यहाँ से आपको M13 डीएनए मिल गया। अब M13 डीएनए जो होगा कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म का होगा। फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड यहाँ से रिमूव द एक्वस लेयर, ऐड इथेनॉल एंड सेंट्रीफ्यूज। जो नॉर्मल मेथड है जो जिससे आप डीएनए आइसोलेशन करते हैं, सेम मेथड से यहाँ पर भी आपने डीएनए का आइसोलेशन कर लिया और ये हमारा रीसस्पेंड M13 डीएनए इन अ स्मॉल वॉल्यूम, ये हमें क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया, ये मेरा सेल्स भी थे इसके अंदर और खाली बैक्टीरियोफेजेस भी थे। यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया ताकि जो सेल्स थे उनको हटाया जा सके। खाली बैक्टीरियोफेजेस मुझे यहाँ से मिल गए। अब मैंने इस सॉल्यूशन में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, उसके बाद रीसस्पेंड किया इसको बफर के अंदर। फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड हमने यूज किया, कैप्सिड हट गया, अब केवल डीएनए मौजूद होगा। डीएनए जो है वो ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा और प्रोटीन जो है मिडिल लेयर में आएगा, फिनॉल नीचे रहेगा। अब यहाँ से डीएनए आपने उठा लिया। अब डीएनए उठाने के बाद आपने इथेनॉल ऐड किया, सेंट्रीफ्यूज किया, आपका प्रेसिपिटेट हो गया डीएनए। अब डीएनए को उसके बाद रीसस्पेंड कर लीजिए। यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका M13 फेज जो है वो डीएनए लिए हुए है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका वहां पे मौजूद है या जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है? इस चीज का पता कैसे लगाया जा सकता है? सिंपल है। अब देखिए जो आपका जो बैक्टीरियोफेज होगा यानी कि M13 फेज होगा, उसके अंदर आपने मान लीजिए डीएनए इंसर्ट अटैच किया, ठीक है। कहाँ पे अटैच किया जाता है? आप अटैच करते हैं 507 बेस पेयर के नॉन कोडिंग रीजन में। तो जो M13 फेज का नॉन कोडिंग रीजन होगा लगभग 507 बेस पेयर का होता है। इसी में ओरी रीजन भी पाया जाता है, यानी कि नॉन कोडिंग रीजन में ही इसका ओरी रीजन भी पाया जाता है। ओरी का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का रीजन भी पाया जाता है। तो इसी डीएनए इंसर्ट को आप इस 507 बेस पेयर नॉन कोडिंग रीजन में अटैच कर देते हैं। इसके बाद कई बार आप क्या करते हैं, पॉलीलिंकर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीलिंकर्स क्या है? एडिशनल फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के। अब इनका जो साइज होता है वो लगभग 42 बेस पेयर का होता है। पॉलीलिंकर क्यों अटैच किए जाते हैं? पॉलीलिंकर्स का फंक्शन ये है कि पॉलीलिंकर्स बहुत सारी ऐसी साइट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव की जा सकती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए पॉलीलिंकर की साइट को आपने नॉन कोडिंग रीजन में अटैच करवाया, अब वहां से क्या होगा, उसको आप कट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी इस पॉलीलिंकर के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उसको कट करेंगे और फिर वहां पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन कोडिंग रीजन है, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर होती हैं। ये बात जरूर ध्यान रखी जाती है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को इस दौरान कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज है। तो पॉलीलिंकर इज यूज्ड, 42 बेस पेयर का पॉलीलिंकर है। इट इज हैविंग सेवरल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड इज प्लेस्ड विद इन द लैक जी अल्फा।
एंड इट इनकोड्स अमाइनो टर्मिनल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब होता क्या है, जो ये पॉलीलिंकर होता है इसको कहाँ पे ऐड किया जाता है, इसी नॉन कोडिंग इसी रीजन के अंदर ऐड किया जाता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी है कि एक जीन है जिसको हम लोग लैक जी अल्फा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इस जीन को? लैक जी अल्फा बोल रहे हैं। अब लैक जी अल्फा, आपको पता है कि लैक जी क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लैक जी अल्फा क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के अमाइनो टर्मिनल को सिंथेसाइज कर देता है। अमाइनो टर्मिनल को सिंथेसाइज कर देगा, अमाइनो टर्मिनल को सिंथेसाइज करता है। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीलिंकर को इसी लैक्जी अल्फा के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब लैक्जी अल्फा मान लीजिए ये है, आपने बीच में आकर के पॉलीलिंकर इंसर्ट कर दिया। अब अगर आपने पॉलीलिंकर इंसर्ट किया है और पॉलीलिंकर आपने ऐड किया है, अब इस पॉलीलिंकर के अंदर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर के अटैच हुआ, क्योंकि पॉलीलिंकर क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपकी साइट्स प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज की? रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं अटैच हुआ, तब तो ये जो लैक्जी अल्फा है वो इंटैक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर वहां पे मौजूद हो गया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के मौजूद होते ही क्या हो जाएगा, आपका ये लैक्जी जो अल्फा है वो बीच से डिसरप्ट होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो नहीं फॉर्म हो पाएगा। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। बेसिकली इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के लिए इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें देख करके पता लग जाए, कॉलोनी का कलर देख करके ही समझ में आ जाए। अगर ब्लू कलर होगा तो ब्लू कलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो जीन है वो मौजूद है, वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका एब्सेंट है और लैक्जी अल्फा इंटैक्ट है। इस तरीके की कुछ बात है, अभी आगे मैं दिखाता हूं। तो ये देखिए नेक्स्ट, अब ये वेक्टर की बात हो गई, यानी कि वेक्टर था 507 बेस पेयर का नॉन कोडिंग रीजन होगा, उसके अंदर लैक्जी अल्फा जीन होगा। अब लैक्जी अल्फा जीन के अंदर आपने इंसर्ट करवाया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, पॉलीलिंकर ऐड करवाया, उस पॉलीलिंकर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब अगर ये वेक्टर था, ये वेक्टर के साथ आईपीटीजी आपने जोड़ा, आईपीटीजी दिया। अब आईपीटीजी के साथ साथ एक्स गैल दिया। एक्स गैल क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कांटेक्ट में आने के साथ ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोवाइड करता है। आईपीटीजी क्या है, आईपीटीजी जो है वो इंड्यूसर है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज की जीन को इंड्यूस करेगा ताकि और ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन हो। तो वेक्टर प्लस आईपीटीजी प्लस एक्स गैल। अब अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज आने लगी हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एब्सेंट। लेकिन अगर यहां पे आपने वेक्टर लिया, डीएनए इंसर्ट लिया, आईपीटीजी लिया, एक्स गैल लिया, तो यहां पे कलरलेस कॉलोनीज दिखने लगेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। अभी मान लीजिए कि ये लैक्जी है, सपोज करिए कि दिस इज योर लैक्जी अल्फा जीन, ठीक है। अब ये लैक्जी अल्फा जीन है, इस लैक्जी अल्फा जीन के अंदर मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा पॉलीलिंकर है, ये वाला एरिया जो है ये सपोज करिए कि पॉलीलिंकर है, ठीक है। पॉलीलिंकर क्या करता है, साइट्स प्रोवाइड करता है। किस चीज की? रेस्ट्रिक्शन साइट। सपोज करिए कि यहाँ पे ई को R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है, ई को R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है इस जगह पे। तो अब जैसे ही आपने ई को R1 यहाँ पे यूज किया, ये कट जाएगा, दो पार्ट में आ जाएगा, इस तरीके से और इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवा दिया, यहाँ पे मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा मौजूद होगा। तो अब ये जो लैक्जी अल्फा जीन था वो डिस्टर्ब हो गया। आधा लैक्जी अल्फा जीन जो है वो इधर है, आधा लैक्जी अल्फा जीन जो है वो इधर है, बीच में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गया। और अगर डिस्टर्ब हो गया होगा तो कलरलेस कॉलोनीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यही लैक्जी अल्फा बीटा गैलेक्टोसिडेज जैसे ही एक्स गैल के कांटेक्ट में आता है, एज सून एज दिस बीटा गैलेक्टोसिडेज जैसे ही एक्स गैल के कांटेक्ट में आता है वो ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का। आप सभी लोगों को जरूर पता होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे उतना डेप्थ में इसके बारे में नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग की बात होगी।
तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेम स्ट्रैटेजी जो है वो पग प्लाज्मिड्स के केस में भी अप्लाई की जाती है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो पग प्लाज्मिड के बारे में भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ किस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट को पता लगा सकते हैं। अगर ब्लू कॉलोनीज मिल रही है तो हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं अटैच हुआ। अगर कलरलेस कॉलोनीज मिल रही है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो गया है। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा है वो है M13MP8, M13MP9। तो ये M13MP सीरीज जो है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स के अंदर आती है जो M13 फेज होते हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग चेंजेस इन द लैक्सी अल्फा जीन, अब लैक्सी अल्फा जीन के अंदर यहाँ पे आप अलग अलग चेंजेस बेसिकली करे हुए हैं। इस M13MP8 और M13MP9 में आपने लैक्सी अल्फा जीन के अंदर बस चेंजेस किए हुए, इसी बेसिस पे यहाँ पे ये अलग अलग हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब जैसे ही आपने पॉलीलिंकर ऐड करना शुरू किया, बाद के जो M13 वेक्टर्स थे उनमें पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस ऐड करना शुरू किया, तो पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस की वजह से रेस्ट्रिक्शन साइट्स ज्यादा क्रिएट होने लगी। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, M13MP2 जो था, वन ऑफ द फर्स्ट M13 वेक्टर्स M13MP2, इसको M13MP7 बनाया गया। कैसे? यहां पे आपने पॉलीलिंकर अटैच किया, M13MP2 में आपने पॉलीलिंकर अटैच किया और M13MP7 बन गया, जिसकी वजह से EcoR1, BAMH1, SAL1 और PST1 नाम की रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे अटैच हो सकी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब फीचर्स बात करते हैं, यानी कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी खासियतें हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले, वेरी लार्ज इंसर्ट्स कैन बी क्लोन्ड सिंस पैकेजिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द जीनोम साइज एज इन केस विद इन द लैम्डा वेक्टर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि काफी बड़े बड़े लार्ज साइज के इंसर्ट्स को भी यहाँ पे अटैच किया जाता है, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्योर सिंगल स्ट्रैंड कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंसर्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन अबंडेंस। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज मिलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बताया था कि प्योर सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपीज यहाँ पे आराम से मिल सकती हैं। नेक्स्ट, डीएनए इंसर्ट्स आर एक्सेप्टेड इन ईदर ऑफ द ओरिएंटेशंस। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म का होता है, अब जब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनता है तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद आप जब इसको रप्चर कराएंगे तो इसके दोनों कॉपीज जो है वो अलग अलग मिल जाएंगी। सपोज करिए कि ये आपने जो है ये आपकी एक जो आपने इंसर्ट कराया था जीन, उसकी कॉपी है। अब क्या हुआ, ये तो उस M13 फेज के अंदर चली गई, M13 फेज के अंदर है। अब जैसे ये M13 फेज इन्फेक्शन कॉज करेगा किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, उसके बाद ये डबल स्टैंडर्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कॉपी तो यही रही, दूसरी कॉपी क्या हो जाएगी, दूसरी कॉपी बन गई ये सेकंड कॉपी बन गई। तो जब आप इसको रप्चर करवाओगे, यानी कि जब आपने बैक्टीरिया को रप्चर कराया और बैक्टीरिया से आपने डबल स्टैंडर्ड कॉपी निकाली, तो आपको दोनों ओरिएंटेशन में फ्रैगमेंट्स मिलने लगेंगे, बोथ ओरिएंटेशन में मिलेंगे, और ये दोनों अलग अलग फ्रैगमेंट्स हमारी सीक्वेंसिंग के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, क्योंकि मुझे दोनों स्ट्रैंड से सीक्वेंसिंग करने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही चीज लिखी गई है, सम रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स विल प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कुछ क्लोन्स ऐसे होंगे जहां पे ये होगा, कुछ वो होंगे वो उसमें वो होगा, तो उस तरीके की कुछ बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, फेज पार्टिकल्स इन अ सिंगल प्लेग, सेम सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक प्लेग को आप अंदर देखेंगे, एक प्लैक को के अंदर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सिंगल प्लैक में सेम सिंगल स्ट्रैंड पाया जा रहा होगा, सेम टाइप का सिंगल स्ट्रैंड। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया या तो ये पाया जा रहा होगा, क्योंकि जब यहां से फेज निकलेगा, ये तो डबल स्टैंडर्ड बन गया, ये तो समझ में आया होगा कि ई कोलाई के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब फाइनली जब यहां से फेज बन करके निकलते होंगे, जब यहां से फेज, ऑब्वियसली इस बैक्टीरिया के अंदर फेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो हर फेज के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उससे 1000 फेजेस बन रहे हैं। हर फेज के अंदर या तो ये वाला स्ट्रैंड होगा या फिर ये वाला स्ट्रैंड होगा। ऑब्वियसली जितने फेजेस आप निकाल रहे हो उसमें या तो ये वाला है या फिर ये वाला है, आप दोनों से सीक्वेंसिंग करवा सकते हो, ये कहने का मतलब है। अब लेकिन एक प्लैक के अंदर, अगर मान लीजिए ये एक प्लैक है, तो इस प्लैक के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे, उससे आपको सेम सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा, या तो यानी कि यही मिलेगा या फिर यही मिल रहा होगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रिसाइज डीएनए सीक्वेंसिंग, क्योंकि अब आप दोनों स्ट्रैंड से सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, तो इसीलिए ये सीक्वेंसिंग के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, तो बैक्टीरियल सेल्स रिमेन वायबल।
यहाँ पे क्योंकि किलिंग लाइटिक साइकिल नहीं फॉलो हो रही है, इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरियल सेल जो है वो वायबल ही रहेंगे। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑब्टेन्ड विद स्टेबल बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरियोफेजेस के अंदर स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई आपकी M13 फेज वेक्टर्स के बारे में। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसको खत्म करने से पहले मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। आपने देखा होगा हमारा रिसेंट अनाउंसमेंट, जिसमें हमने बता रखा है कि गेट बीटी का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। गेट बीटी का क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है कब से? 11 दिसंबर से, 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसकी डिटेल्स आपको ऊपर में दिख जाएगी। उसका जो मैंने उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप रिसेंट वीडियोस में भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है कि क्रैश कोर्स की आपको ज़रूरत है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, आपको उसकी गाइडेंस चाहिए, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। कुल मिलाकर के जो इसका कॉस्ट है वो 3500 रुपीज़ ओनली है। और इसमें आपको DPPs भी मिलने वाली हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली हैं, इसमें आपको PDF भी मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, तो बहुत ही कमाल का कोर्स होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।